चैनल, देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जानकारी भरा प्रोग्राम है। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट खुशबू। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। नाजरीन, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। पिछले कुछ सालों में इतने नए गैजेट्स इजाद हो गए हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हैं, लेकिन अगर उनको ठीक तरह से यूज़ ना किया जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। नए गैजेट्स की बात छोड़िए, पुराने को ही ले लीजिए। आप फ्रिज को ही देख लीजिए। किस ज़माने से ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि फ्रिज को इस्तेमाल करते हुए भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना ये हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रिज का हेल्थ से क्या लेना देना। अब बात हेल्थ की आ ही गई है तो चलिए डॉक्टर से ही जान लेते हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर सोनम जी के पास और उनसे जानेंगे किस तरह फ्रिज हमारी हेल्थ पर भी असर डालता है। तो हम आ चुके हैं डॉक्टर सोनम जी के पास। वैसे तो वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आज हम उनसे सवाल करने वाले हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के कुछ ऐसे सवाल जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ पर असर डालते हैं। अब बात कर लीजिए फ्रिज की। फ्रिज हमारी ज़िंदगी में इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि हम ये भूल जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो हमारी हेल्थ पर बहुत असर डालता है। सोनम जी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमारा फ्रिज है वो हमारे लिए कितना सेफ़ है, किस हद तक हमारे लिए वो सेफ़ है? फ्रिज एक बहुत ही बड़ी नेमत है आजकल, जब हम खाना 3 या 4 दिन खा सकते हैं और हर रसोई में फ्रिज कंपलसरी हो गया है। कोई भी ऐसा रसोई घर नहीं होगा जहाँ पे फ्रिज नहीं है। फ्रिज में हम ना केवल अपना जो खाना है, जो बना हुआ खाना है, उसको हम स्टोर करते हैं, बल्कि भाई काफ़ी बार जब बहुत गर्मी का सीज़न होता है तो ठंडा सामान खाने के लिए भी हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझो कि छोटा सा रसोई घर हमारा अलग से है और एक जो ठंडा रसोई घर है वो हमारा फ्रिज है। तो फ्रिज को आप ये दूसरा रसोई घर ही समझिए अपना। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ये पता हो कि हमें फ्रिज अपना संभालना कैसे है, उसमें सफाई कैसे रखनी है और खाना उसका किस तरीके से हम उसको स्टोर करें और उसको खाएं, ताकि हम बीमार ना पड़े और हमारी वो हेल्थ पे अफेक्ट ना करे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम उसमें खाना रखते हैं तो किस टेम्परेचर तक हमें उसे सेट करना चाहिए ताकि जो जर्म्स जो उसमें होते हैं वो भी उसमें पैदा ना हो या मर जाएं, किस तरीके से हमें उसे सेट करना चाहिए? देखिए, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री टू 8 डिग्री या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होके 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो 2 टू 8 में अगर कोई भी खाना रखा जाता है वो 3 या 4 दिन के लिए खाना हेल्दी रहता है। इसके बाद उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो जो बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपने आप को डबल कर लेंगे। आप ये सोचिए कि थोड़ी देर में, 1 घंटे 2 घंटे में कितना ज़्यादा उस खाने में बैक्टीरिया हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और फ्रिज में अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर रहता है। दरवाजे में टेम्परेचर सबसे कम होता है, शेल्फों में आगे वाले हिस्से में कम, उससे आगे मतलब जो ठंडापन है वो जितना नीचे चले जाएंगे, जितना अंदर चले जाएंगे वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जो फ्रीज़र होता है उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, बिकॉज उसमें हर चीज़ जम जाती है बर्फ़ की तरह।
तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हम जो सामान उसमें रखते हैं तो हमारे फ्रिज को ऑफ कोर्स सफाई की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो हम उसकी क्लीनिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें जो डीप क्लीनिंग हम जिसे बोलते हैं उसे कैसे किया जा सकता है? देखो, क्लीनिंग जो होती है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक कि हमारी जो शेल्फ़ें हैं और वो सब सामान हम साफ़ रखें, और डीप क्लीनिंग है कि हम जितनी भी शेल्फ़ें हैं उनको बाहर निकाल लें, और जो आगे पीछे का जो उसका रेफ्रिजरेटर का जो कॉइल्स हैं हम उनको भी साफ़ करें। जो डीप क्लीनिंग है वो तो हमें साल में 2 बार चाहिए होती है, अगर हम इतना ज़्यादा फ्रिज को इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम फ्रिज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बहुत बड़ी फैमिली है तो हो सकता है हर 3 महीने बाद हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती हो। जो फ्रिज की कॉइल्स होती हैं, बेसिकली रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने के लिए, जैसे हमारे एसी में होता है ऐसी फ्रिज में कॉइल्स होती हैं, उसके ऊपर डस्ट हो जाएगी, और अगर पेट है आपके घर में तो उसके बाल या फर हो जाती है तो उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो खोलकर उसको एक वैक्यूम क्लीनर से, एक ब्रश आता है उससे आप साफ़ कर सकते हैं। जो अंदर की क्लीनिंग की बात है तो वो हमें बेसिकली अपना बेकिंग सोडा और पानी इससे साफ़ करना चाहिए। गर्म पानी और साबुन अलग चीज़, इससे साफ़ करके, और आप एक नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्मेल हो गई है तो आप एक सिंपल ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं पानी के अंदर, और उससे भी आप अपने फ्रिज को लेयर करेंगे और फ्रिज को कम से कम 1 घंटे के लिए खुला छोड़ देंगे। और जब भी आप फ्रिज बंद करें तो हमेशा उसको 0 डिग्री के टेम्परेचर पे लेके और फिर उसको बंद करिए, क्योंकि जो थर्मोस्टेट होता है अगर आप सडनली फ्रिज को बंद करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। फ्रिज में हमारे कई बार बहुत बदबू हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट है कि सोडा बाइकार्ब जो होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा है या मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, उसका जो कंटेनर है उसको आप एक पीछे की तरफ अपने फ्रिज में रख देंगे तो वो सारी की सारी जो बदबू है फ्रिज में वो एब्जॉर्ब कर ले। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जो हमारा फ्रिज है उसकी जो लाइफ है हम उसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फ्रिज एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। सबसे पहले उसकी वोल्टेज, उसकी लोकेशन बहुत मैटर करेगी। फ्रिज की तरफ एक हीट जनरेट होती है, तो उसको, एक फ्रिज को हमेशा दीवार से कम 15 सेंटीमीटर या 6 इंच आगे रखना चाहिए, ताकि जो हवा है वो आसपास घूमे। एक चीज़ ये। दूसरा, उसके दरवाजे के आसपास एक रबड़ की सील होती है, वो सील टाइटली बंद होनी चाहिए, बिकॉज अगर उसमें से हवा गर्म, ठंडी हवा अगर लूज़ होगी तो उसको बहुत काम करना पड़ेगा कंप्रेसर को, और वो ख़राब हो जाएगा। कॉइल की सफाई के बारे में मैंने बोला ही है। प्लस अगर जिनके ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स हैं फ्रिज के अंदर, उसमें एक फ़िल्टर लगा रहता है वाटर का, उस वाटर फिल्टर को आपको हर 6 महीने बाद बदलवाना चाहिए। आप क्लीनिंग खुद कर सकते हैं कॉइल्स की, या आप अपने जो आप एक असिस्टेंट को बुला सकते हैं, जो मेंटेनेंस वाला बंदा है वो आकर आपकी क्लीनिंग करवाएगा। तो उससे आपकी बिजली का खर्चा भी कम होगा और आपकी फ्रिज की लाइफ भी बढ़ेगी। दूसरा, आप फ्रिज की लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कभी भी गर्म खाने को मत रखिए। हमेशा जो रूम टेम्परेचर पे खाना आने के बाद ही उसको रखिए, तो भी फ्रिज की लाइफ बढ़ती है। और फ्रिज को कभी भी खाली नहीं छोड़िए। फ्रिज में हमेशा थोड़ा खाना होना चाहिए, और इतना खाना नहीं ठूस दीजिए कि उसमें हवा घूम ना सके, क्योंकि अगर हवा घूमेगी नहीं तो वो फ्रिज अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। और जो खाना अगर बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, क्योंकि जो ठंडा खाना हो जाता है वो भी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिकॉज जैसे ही आप फ्रिज खोलते हैं गर्म हवा अंदर घुसती है। जो सामान ठंडा है अगर सामान रहेगा तो वो फ्रिज को अच्छा ठंडा रखेगा। इसका मतलब 2/3 कैपेसिटी आप अपनी फ्रिज की भर कर रखिए। जी, जिस तरीके से हम बात करें कि हम कॉइल्स की सफाई करें, फ्रिज की सफाई करें, और ये भी कहा जाता है कि हमें अपने फ्रिज की सफाई हर 15 दिन में करनी चाहिए, तो ये किस हद तक ठीक रहता है? देखो, हर 15 दिन में हमें जो सफाई करनी है वो उस चीज़ की करनी है, जो हमारी शेल्फ्स हैं वो सारी साफ़ होनी चाहिए। उसके अंदर कोई कॉकरोच के अंडे या कॉकरोच नहीं होना चाहिए, कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जैसे हम अपनी रसोई को साफ़ रखते हैं वैसे ही हमें अपने फ्रिज को साफ़ रखना है। और दूसरा बात कि जो फ्रिज में अगर कोई भी चीज़ अगर फैल जाती है, कोई लिक्विड गिर जाता है, तो साथ के साथ उसको साफ़ करिए, नहीं तो वो एक तो बदबू पैदा करेगी, दूसरा
वो जम जाएगी और वो निकलेगी नहीं, और चींटियाँ कई बार हो जाती हैं फ्रिज के अंदर। कई लोग सोचते हैं कि कॉकरोच नहीं हो सकते फ्रिज में, ऐसा नहीं है। बहुत बार देखा गया है जो ट्यूबिंग होती है, जो शायद की सील होती है, उसके अंदर कॉकरोच ग्रो करने लग जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप बेकिंग सोडा और विनेगर का एक घोल बना लीजिए और उसकी स्प्रे उसमें करेंगे और ब्रश से उसको लगाएंगे, तो कॉकरोच आपके कहीं भी होंगे तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा नुस्खा आपने बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कॉकरोच और फफूंदी की जो प्रॉब्लम है, जो खाने में अक्सर महिलाओं को देखने को मिलती है घरों में, और सभी के फ्रिज में आजकल ये होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हम अक्सर जो खाना है, जो मीट होता है, वो काफ़ी समय के लिए अपने फ्रिज में रख देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल भी हो जाती है, तो उस मीट की स्मेल से कैसे निजात पाया जा सकता है? देखो, पहली बात तो जो मीट है, जो अनकुक्ड मीट है, वो आप, या कुक्ड मीट, ठीक है, उसको आप 4 दिन से ऊपर अपने फ्रिज में नहीं रखें। और जब भी आपको मीट रखना है, सबसे ठंडा हिस्सा फ्रिज का 2 to 8 डिग्री में, फ्रीज़र के बाद सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है। तो मीट को सबसे नीचे रखना है, ताकि अगर उसमें कुछ रिस भी जाए, कोई लिक्विड निकल जाए, तो वो नीचे गिरे, नीचे बाकी सारे सामान को वो ख़राब ना करे जी। उसके अलावा मीट जब भी रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखें, मतलब उसको इस तरीके से सील करके रखें, या तो उसके ऊपर फॉइल लपेटें या फिल्म लपेट के, ताकि उसमें से कुछ भी लीकेज ना हो, ताकि कोई बदबू या खुशबू उसमें से, चिकन में से या मीट में से बाहर ना आए। और मैक्सिमम 4 दिन से ऊपर किसी भी प्रकार के मीट को फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर आप लंबे दिन के लिए रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आपका फ्रीज़र कभी भी दोबारा गर्म ना होता हो जी। क्योंकि अगर जैसे आपका फ्रीज़र गर्म होगा, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा। और वो भी आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा अगर आप रखेंगे मीट को तो उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। ठंड में भी बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जैसे लिस्टीरिया है, सैल्मोनेला है। काफ़ी बार लोगों ने देखा होगा जो अंडे होते हैं, उनको लोग जो फ्रिज की शेल्फ होते हैं, मतलब जो दरवाज़ा होता है ना, उसे बड़ी सुंदर से सजा के रखते हैं। वो कभी भी नहीं करना चाहिए। फ्रिज को उनके ही अंडों को उनके ही कार्टन में सबसे नीचे वाले हिस्से में पीछे की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि जो अंडे हैं उनका जो फ्रिज का दरवाज़ा है, वो सबसे टेम्परेचर उसका सबसे पहले जैसे ही आपने खोला, बाहर की हवा का टेम्परेचर गया 2 to 8 से कब का ख़त्म हो गया। तो बेस्ट है अंदर डीप में पीछे की तरफ रखें। तो जितना भी आपका खाना नया है उसको पीछे रखिए, पुराने वाले को आगे रखिए, और 4 दिन के बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। जी। कोई भी फ्रिज से अगर आप खाना निकालते हैं तो उसको दोबारा गर्म करके दोबारा फ्रिज में रखिए, किसी को दे दीजिए, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है अगर हम उसे बारी बारी गर्म करके यूज़ करते हैं। जी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि हमें किस तरीके से मीट को और अंडों को स्टोर करके रखना चाहिए, हमें बाकी जो हमारी फ्रिज में चीज़ें होती हैं, हम पानी भी अक्सर फ्रिज से पीते हैं, तो हमें फ्रिज की जो अरेंजमेंट है, उसके अंदर जो हम चीज़ें अरेंज करते हैं, वो किस तरीके से करनी चाहिए? फ्रिज में कौन सा सामान हमें कहाँ पे रखना चाहिए? इतना बड़ा फ्रिज होता है, दरवाजे में शेल्फें हैं, आगे पीछे शेल्फें हैं, ऊपर नीचे शेल्फें हैं। सब्जी और फल दोनों को अलग अलग रखिए। सब्जियों और फलों को इकट्ठा नहीं रखना एक ही क्रिस्पर में, क्योंकि जो फल होते हैं उसमें से इथनिन गैस सक्रीट होती है जो सब्जियां खराब कर देती है। तो सब्जियों को अलग, फलों को अलग। फिर जो आपको ज़्यादा सामान जो खाने वाला है, जो आपका नया खाना आप रखना चाह रहे हैं, वो पीछे की तरफ रखिए, और जो पुराने वाला है उसको आगे रखिए, और उसको विद इन 4 डेज़ आपको इस्तेमाल करना है। जहाँ तक अंडे हैं उनको भी आप शेल्फ में रखिए, और जिस कंटेनर में वो आते हैं उसी में रखिए, ना कि जो स्पेशल उनको निकाल कर आप डब्बे में रखते हैं, उससे उनको वो कम ठंडे रहेंगे। अगर ठंडा कम रहेंगे तो वो ख़राब होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा जितने भी आपका जो पीने का सामान है, जैसे बॉटल्स हैं, उनको आप साइड वाले में रख सकते हैं। अगर सपोज़ आपने कोई पैकेज्ड फूड खोला है और उसको आप स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज के अंदर खुलने के बाद, उसको भी आप सील कर दीजिए और फिर 4 ही दिन में यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा वो ख़राब हो जाएगा। इस एक बिल्कुल फ्रीज़र के नीचे एक एरिया होता है जिसको हम बैफल ट्रे बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है या उसको बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो उसको 2 to 8 डिग्री में वो बेस्ट एरिया है जो बैफल ट्रे का होता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपने लंबे समय के लिए रखनी है तो उसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। आपके जो आटे हैं नॉर्मली जिनमें सुसुनियाँ पड़ जाती हैं, सूजी है, मैदा है, मसाले हैं, उनको आप फ्रिज में रख सकते हैं
2 to 8 में तो वो 3 से 6 महीने तक रखे जा सकते हैं, और अगर आप उनको फ्रीज़र में रखते हैं तो आपको 6 महीने तक भी रख सकते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि आपका खाने में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन सब से बचने के लिए आप अपना सामान अपने फ्रिज में रख सकते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं अगर वो ड्राई फूड भी है। सोनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये इतनी अहम जानकारी दी। थैंक यू। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दूरदर्शन उर्दू की, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बहनों को और महिलाओं को ये गाइडेंस दे सकूं कि जो उनकी दूसरी रसोई है फ्रिज, उसके बारे में उसका वो कैसे ख्याल रखें ताकि उनकी सेहत पे कोई असर ना आए। चलिए चलते हैं मेरी साथी समरीन के पास, जो हमें मिलवाएंगी डॉक्टर दिव्या से, जिनसे हम जानेंगे नेक पेन के बारे में। तो जनाब, आज का जो हमारा मौजू है वो नेक पेन पर ही मबनी है, और इस पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या, जो बाज़ाब्ता खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए करते हैं इनका खैर मकदम। नमस्ते, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर दिव्या की बढ़ती उम्र की अगर बात करें तो ख़वातीन में ही ये जो गर्दन दर्द है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, नेक पेन। तो क्या एहतियात बरती जाए अपनी बढ़ती उम्र के साथ? बढ़ती उम्र में नेक पेन का कारण ये हो सकता है कि नॉर्मल एजिंग से बॉडी में वियर एंड टीयर्स ज़्यादा होने लगता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, बट ये आफ्टर 40s और 50s होते हैं। नॉर्मली पहले ऐसे ही होता था, बट हमने अपनी बॉडी को इतना लोड दे दिया है कि जो चेंजेस हमारे 50 के बाद होने चाहिए थे या 60 के बाद होने चाहिए थे, होने लगे। वो अर्ली स्टेज में हो अर्ली एज में हो रहे हैं, एडोलेसेंस में हो रहे हैं, बच्चों में भी इवन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो भी आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें आपकी बॉडी को ओवर स्ट्रेस ना आए। ठीक है, और आप काम के साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी करें, एक्सरसाइज करें या डाइट अच्छी लीजिए। बच्चों की अगर बात करें तो जैसे कि देखा भी गया है, झुक कर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और आजकल वही डिजिटल दौर की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी कंप्यूटर पे होने लगी है ज़्यादातर, या मोबाइल पर। तो बच्चों के साथ वालिदैन क्या एहतियात बरतें कि उन्हें शुरुआती ही दौर में ये परेशानी ना देखनी पड़े? इसमें वही आ जाता है, अगर बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो जो लैपटॉप है या कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपकी बॉडी से आप मतलब नॉर्मल पोजीशन पे रहे। वही आ जाता है कि पोस्चर कैसा होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और उसके साथ साथ क्या होता है, अगर बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो आप, और नेक पेन है तो आप एडजस्टिंग फ्रेम आ जाते हैं आजकल, रीडिंग फ्रेम आते हैं कि जिसकी हाइट को आप एडजस्ट करके फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक स्टडी कर रहे हैं या कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो पोस्चर है वो बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए क्या करें, आप सीधा बैठे। सबसे पहले आपका जो मॉनिटर है या स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए, ज़्यादा वो ऊपर ना हो, ज़्यादा वो नीचे ना हो, जिससे गर्दन जो है सीधी रहे, वैसी रहना चाहिए। दूसरा, आपकी जो बाजू है आपकी आर्म रेस्ट पे सपोर्ट रहे, और आपका जो कमर है, कमर पे आप छोटा सा कुशन लगाइए और कमर सीधी रहे, गर्दन को झुकाना ना पड़े, उस हिसाब से आपका कीबोर्ड होना चाहिए। और आपके पैर जो है, पैर के नीचे एक फुट रेस्ट रख सकते हैं ताकि पैर लटके ना रहे, बिकॉज पैर ज़्यादा टाइम लटके रहेंगे तो उसमें सूजन आ सकती है। तो इस तरीके से आप अपना पोस्चर का ध्यान रख सकते हैं, और आपकी गर्दन जो है बेसिकली वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे रहे, ना वो आगे निकले, ना उसको ऐसे होना पड़े, ऊपर उठाने की जरूरत पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपना तो ध्यान रखना ही है। अगर बच्चों के साथ भी आजकल ये परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो उसे भी गौर उस पर करें और बच्चों को सही पोस्चर बताएं कि किस तरह से बैठना है, क्या करना है, जो कि डॉक्टर दिव्या ने भी आपको बताया। तो नेक पेन अगर है किसी को, तो कौन सी ऐसी डाइट है जो अवॉइड करनी चाहिए? इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए है ड्राइड, काफ़ी सारे फ्राइड फ्रूट आते हैं, फ्राइड फूड है वो अवॉइड करें। मसालेदार खाना, हाई फैटी एंड हाई प्रोटीन कंटेंट वाला खाना अवॉइड करें, जिसमें आता है रेड मीट, क्रीम, बटर, कर्ड। इवन सम कर्ड जो है बेसिकली रात को नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ठंडे में आता है, ठंडा पदार्थ होता है, उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन और पेन के चांसेस बढ़ते हैं। आप अवॉइड करें कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, अल्कोहल, ये सब चीज़ें। अच्छा डॉक्टर दिव्या, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपने नेक पेन की बात की और इतनी सारी मालूमात फराहम की, तो मांसपेशियों से जुड़ी और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें हम फेस कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा नेक पेन, नेक एरिया है और उसमें जो दर्द होता है वो, उसका कारण 4 चीज़ हो सकती है। जो नेक है 4 चीज़ों से बनी है बेसिकली, मसल्स,
दूसरा जॉइंट्स एंड बोन, तीसरा आता है डिस्क, चौथा आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्पाइनल कोड जो है मेरुदंड अगर वो दबती है तो आपके हाथ और पैर में मसल्स पूरी वीक हो जाती है, सुनपन रहता है, झंझनाहट रहता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, चलने में परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन और मसल्स का ये है बेसिकली, मसल जो है अगर हम कंटिन्यूसली पुअर पोस्चर में बैठे हैं, जैसे मैंने बताया हैवी वेट लिफ्टिंग कर लिया या आपको ओबेसिटी है, तो क्या होता है कि मसल्स का जो अलाइनमेंट है वो नॉर्मल से बिगड़ जाता है। हमारी जो मसल्स है वो एक बैलेंस तरीके में काम करती है, तो पुअर पोस्चर की वजह से क्या होता है एक ही मसल्स में कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ता रहता है, तो एक ही मसल्स का ओवर यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है मसल स्पाज्म हो जाता है। और डिस्क में क्या होता है जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जैसे दो हड्डियां उसके बीच में एक डिस्क होती है, डिस्क का काम होता है शॉक एब्जॉर्बर, एंड दूसरा इसका क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है उसमें इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एज के साथ साथ या हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसे है जिससे डिस्क पे कंटिन्यूस लोड पड़ रहा है, तो डिस्क में जो वाटर कंटेंट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं सर्वाइकल डिस्क डिजेनरेटिव चेंजेस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपके नेक एरिया में पेन होगा, आपको मसल्स में टाइटनेस फील होगा, और इसमें ये नहीं है कि आपके दर्द जो है हाथों में जाता है, दर्द हाथों में जब जाएगा अगर डिस्क जो है अपनी जगह से हिल जाती है और वो अपने साइड से डिस्क की साइड से कुछ नसें है वो निकलती है, तो वो इतना डिस्क अपनी जगह से खिसक गई है कि वो अपने आसपास वाली नसों पे दबाव डाल रही है, तो उससे क्या होता है आपके जो दर्द है गर्दन से शुरू होकर एक पैटर्न में आता है हाथों में, और डिपेंड करता है जो नस है उसका कौन सा पार्ट दब रहा है, कौन सी नस दब रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आते हैं। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैजियाब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम DT उर्दू के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।